दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टेलिक इंजीनियर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस कंपनी का डिटेल के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस, इसका जीएमपी और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और इस वीडियो के एंड के अंदर दोस्तों मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें कॉन्स्टेलिक इंजीनियर्स लिमिटेड के बिजनेस मॉडल की। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और उसके कमीशन का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। और दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो किस तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात जो है, इन लोगों के क्लाइंट है, इन लोगों के क्लाइंट लिस्ट के अंदर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पर बीपीसीएल को, यहाँ पर इंडियन ऑयल्स को देख सकते हो, जेएसडब्ल्यू स्टील्स देख सकते हो, एचपीसीएल देख सकते हो, सीपीसीएल देख सकते हो, इसरो देख सकते हो। तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो लोग भी इन लोगों की यहाँ पर क्लाइंट लिस्ट के अंदर है। तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। तो आईपीओ 19 जनवरी के दिन ओपन हुआ था और दोस्तों आज 20 जनवरी है और ये जो आईपीओ यहाँ पर 23 जनवरी के दिन यहाँ पर क्लोज होने वाला है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की तो 66 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 2000 सीट्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 28 करोड़ का टोटल इशू है। और इसके अंदर दोस्तों मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि भाई जितना का जितना इशू वो सारा का सारा फ्रेश इशू है। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,40,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,80,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 91.65% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 66.77% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की 2021 के अंदर कंपनी के पास में 103 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 162 करोड़ के हो गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे एसेट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,90,00,000 का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 3,52,00,000 का हो गया। फिर 2023 के अंदर वो जो है बढ़कर यहाँ पर 7,77,00,000 का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है। और मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 4.5 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दोस्तों हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो ईयर ऑन ईयर हमें इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बोरिंग को समझने की कोशिश करें तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 25 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 41 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर चिंता है कि भाई इतनी ज़्यादा बोरिंग बढ़ गई है, प्लस कंपनी के ऊपर कितनी ज़्यादा हाई डेट है, इतना ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है मैं आपको साथ ही साथ दिखा देता हूँ कि भाई इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.57 का देखने को मिल रहा है। मतलब कि भाई कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है और साथ ही साथ कंपनी के पास में 162 करोड़ के एसेट है। तो दोस्तों 41 करोड़ का डेट को अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान में ले रहे हैं तो साथ ही साथ हमें 162 करोड़ के एसेट्स को भी ध्यान में लेना पड़ेगा। तो एसेट के कंपेरेटिवली काफ़ी कम डेट है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 13.39% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि ठीक ठाक सा हो जाता है दोस्तों, हम लोग अच्छा यहाँ पर नहीं बोल सकते। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ आरओसी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो यहाँ पर 16.81% का है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिटर्न लाकर दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो 12.56% का इन लोगों का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो ये भी हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की और पी रेशियो की तो दोस्तों अब से यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलती है कि भी एक प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ। तो दोस्तों प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ के अंदर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि भाई जो प्री आईपीओ है मतलब कि आईपीओ से पहले की सारी वैल्यूएशंस है और पोस्ट आईपीओ मतलब कि आईपीओ के बाद की सारी वैल्यूएशंस। तो अगर हम लोग प्री आईपीओ को ध्यान में लेकर चले तो इन लोगों का अर्निंग पर शेयर हमें 7 रुपये इसका देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों को जो पी रेशियो में ऑलमोस्ट 10 का देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो पी रेशियो है उसके अंदर प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि आईपीओ के बाद में भी जो है हम लोग यहाँ पर 12 का पी भी मानकर चलते हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं तब हम लोग इसकी वैल्यूएशन को थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों हमें इसी सेक्टर की एक कंपनी दी गई है
इन लोगों का जो पी रेशियो वो 10 का है, वहीं जो सेक्टर की दूसरी कंपनी है उसका पी रेशियो 27 का है। तो क्लियरली ये हो गया कि भाई जो कंपनी है वो सेक्टर के कंपेरेटिवली अंडर वैल्यूड है। प्लस दोस्तों जनरली मेरा ऐसा मानना है कि भी जो 15 से कम के पी रेशियो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाई कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर कम है। वहीं दोस्तों इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें सेक्टर के कंपेरेटिवली अच्छा सा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, कि भाई ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, हम लोग इसके पीछे के रीज़न को समझते हैं। तो इन लोगों ने कुछ खास रीज़न नहीं दिया। एक तो टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, और साथ ही टू मीट इशू एक्सपेंसेस को भी अपना रीज़न बताया है। और कुछ लोगों का इसके अंदर भी कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये पब्लिक इशू एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो मतलब कि दोस्तों ये जो आईपीओ ये लोग लेकर आए हैं तो इसके पीछे जितने भी खर्चे लगे हैं, जैसे कि भाई यहाँ पर जो सेबी है जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसको कोई फीस वगैरह देनी हो गई, साथ ही जो एनएसई बीएसई जहाँ पर भी ये लोग लिस्टिंग करें तो उसको जो पेमेंट करना पड़ता है, बीच के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का जो भी खर्चा है वो हमारे ऊपर से जो इस आईपीओ के अंदर ये लोग जो पैसा रेज करें उसके चलते ये लोग यहाँ पर पेमेंट करेंगे, तो ये भी इस आईपीओ के अंदर यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले दिन के अंदर इसका कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर आईपीओ 7 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, साथ ही साथ एचएनआई कैटेगरी के अंदर आईपीओ 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल कैटेगरी के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर 41 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और टोटली आईपीओ 27 टाइम्स जितना यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो दोस्तों ये जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है कि भाई पहले दिन के हिसाब से मुझे तो यहाँ पर 100% सेटिस्फेक्शन है कि भाई हर किसी कैटेगरी के अंदर अच्छा खासा रिस्पांस आया है और हर किसी कैटेगरी के अंदर से हमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और दोस्तों नो डाउट इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम लोग ध्यान में नहीं ले सकते। हमारे लिए जो यहाँ पर इन लोगों का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस था वो भी समझना इंपॉर्टेंट था, और सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी अच्छा है, और इसके चलते आप लोग यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 19 तारीख को यहाँ पर इन लोगों का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर 45 रुपीज़ का था, जिसके चलते कुछ 150% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही थी, और आज भी यही ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले के ट्रेंड को समझने की जरूरत है कि जब इसका आईपीओ नहीं आया था तभी इसका जनरली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज़ का था, तो कुछ 27% की लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन रही थी। लेकिन आईपीओ के जस्ट एक दिन पहले यहाँ पर इन लोगों का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़कर 20 रुपीज़ का हो गया, और कुछ 70% जितने लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन गई। तो ये जो यहाँ पर चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और प्लस आईपीओ के ओपन होने के बाद में तो इसका जो यहाँ पर जीएमपी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, ग्रे मार्केट के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड बन गई। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों क्या है कि भाई कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, और इसके अंदर मेन जो चीज़ समझने वाली बात है वो ये है कि भाई जो इन लोगों का सब्सक्रिप्शन है वो पहले दिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसके चलते यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर भी अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल के अंदर एनालिसिस करा इस कंपनी का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इन लोगों के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा ओके लगी। तो नो डाउट आप लोग इस कंपनी को लेकर एक लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इनकी, तो आज की तारीख के अंदर तो कुछ 150% से भी ज़्यादा की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। लेकिन अगर आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका आखिरी दिन के ग्रे मार्केट और सब्सक्रिप्शन को समझना चाहिए। अगर अच्छे खासे लिस्टिंग बन रही है, अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो नो डाउट आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहीं लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको बस यहाँ पर यही नोटिस करना है कि ये लोग अपने डेट और बोरोइंग का किस तरीके से रीपेमेंट करते और अपने बिजनेस को किस तरीके से यहाँ पर ग्रो करते। बाकी दोस्तों यहाँ पर एसेट्स की कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस के अंदर कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है उसके डेट के ऊपर ध्यान देना है, और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।